नमस्कार, आपको स्वागत है जनता टीवी में और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। खबरों का रुख करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का अलीगढ़ दौरा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कल पीएम मोदी का अलीगढ़ दौरा है और पीएम मोदी डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं अलीगढ़ से, जहां पर योगी आदित्यनाथ का आज अलीगढ़ दौरा है और कल पीएम मोदी का दौरा है, जिसको लेकर तैयारियों का जायजा लेने के लिए सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ दौरे पर हैं। सैयद अतीक हमारे संवाददाता अलीगढ़ से जुड़ चुके हैं। सैयद, योगी आदित्यनाथ का आज अलीगढ़ दौरा है, दौरे में क्या कुछ समीक्षा बैठक भी करेंगे, जानकारी सामने आ रही है। क्या अलीगढ़ में कितने बजे योगी आदित्यनाथ पहुंच जाएंगे और किस तरीके का प्रोग्राम, जो कार्यक्रम होना है, उसकी तैयारी की जा चुकी है? जी अभिषेक, प्रधानमंत्री मोदी का कल मंगलवार को प्रोग्राम है प्रस्तावित। वो लोधा में राजा महंत प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी व डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें, ये प्रधानमंत्री के इस प्रोग्राम को पूरे तौर से अच्छा हो, कामयाब हो, इसके लिए जायजे के तौर पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी बार आ रहे हैं। आज उनका 12 बजे तक वो पहुंच जाएंगे कार्यक्रम स्थल पर और इसको लेकर प्रशासनिक तैयारियां जो जोरों पे चल रही है उसका जायजा लेंगे। और उसी के साथ साथ वो इस बात को भी आश्वस्त कर रहे हैं कि चूंकि 2 दिन से अलीगढ़ में जो बारिश रुक रुक के हो रही है, उससे वहां पर कार्यक्रम स्थल पर जो थोड़ा सा कीचड़ और पानी है, डीएम और दूसरे अधिकारी दिनों रात मिलकर के कार्यक्रम स्थल को सही कर रहे हैं। उसी का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज फिर आ रहे हैं, जो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और वहां पर तमाम आला अफसरान और उप मुख्यमंत्री भी उनके साथ होंगे। पूरे कार्यक्रम का जायजा लेंगे ताकि कल किसी तरह की कोई कमी प्रोग्राम में प्रधानमंत्री के ना रह जाए। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अतीक जी जानकारी साझा करने के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अलीगढ़ दौरा है और कल पीएम मोदी अलीगढ़ के दौरे पर रहेंगे, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम अलीगढ़ पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी 26 सितंबर को जिन इलेक्ट्रॉनिक बसों को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हरी झंडी दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक बसें 16 सितंबर को हरियाणा से पहुंचकर लखनऊ जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी इस दिन कुल 150 ई बसों को रवाना करेंगे, जो लखनऊ और कानपुर समेत 7 शहरों में संचालित होगी। नगरीय परिवहन निदेशालय के संयुक्त निदेशक अजीत सिंह ने बताया कि ई बसों के लिए दुबग्गा पार्किंग में खड़ी कराएगा, जहां बसों की फिटनेस जांच होगी। इसके बाद 150 बसें 7 शहरों के लिए एक साथ रवाना की जाएंगी, जिसमें 25-25 बसें लखनऊ और कानपुर में चलेंगी। बाकी 20-20 बसें गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, गाजियाबाद और वाराणसी में चलेंगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 सितंबर को बाराबंकी जिले की जैदपुर और नवाबगंज विधानसभाओं में जनसभा कर करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम जारी होने के बाद तैयारियां तेज हो गई। प्रशासन के साथ पुलिस विभाग भी अलर्ट मोड में दिख रहा है। कार्यक्रम के अनुसार 16 सितंबर की सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री लॉ मॉनिटरियर कॉलेज लखनऊ में हेलीकॉप्टर से उड़कर 11:30 बजे जनपद इंटर कॉलेज हरख में बनाए गए हेलीपैड पर पहुंचेंगे। वहीं पर जनसभा को संबोधित करने से पहले कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी सीएम करेंगे। इसके साथ लाभार्थियों को योजनाओं के प्रमाण पत्र भी बांटेंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर नगर पालिका कर्मचारी पुलिस लाइन से लेकर जीआईसी मैदान तक सफाई करते नजर आए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी का पक्ष मजबूत में रखने और विपक्ष पर हमले का हुनर सीखने के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश स्तरीय मीडिया कार्यशाला आज लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित होगी। सुबह 11 बजे से आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य करेंगे, जबकि समापन सत्र को सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह संबोधित करेंगे। अनूप कुमार सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनूप, आज बड़ी बैठक होने वाली है बीजेपी कार्यालय पर आईटी सेल की, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए अभिषेक, चुनावी दौर है, ऐसे में जो भाजपा प्रवक्ता है वो विपक्ष को कैसे जवाब देना है और किन बातों को ध्यान रखना है, क्योंकि चुनावी साल में जो बयानबाजी होती बहुत कुछ निर्णय बदल देती है।
ऐसे में आज जो बीजेपी की कार्यशाला रखी गई है, जिसमें मीडिया प्रभारी उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं संबित पात्रा, वो भी आज भाजपा कार्यालय में मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम केशव मौर्य मौजूद रहेंगे। तो यानी पूरे मीडिया प्रभारी के संगठनात्मक इतने 1918 मंडलों के मीडिया प्रभारी आज वहां पर शामिल होंगे। यूपी भाजपा के 98 संगठन के जो जिला प्रभारी हैं मीडिया के, वो भी यहाँ पर शामिल होंगे। यानी पूरी तरीके से अब भाजपा चुनावी मूड में है। कोई मीडिया पैनल पे जाकर के किस तरीके से जवाब देना है, विपक्ष को किस तरीके से उसको जवाब देना मूड, तो ये सब उस बातों पे आज चर्चा होगी, पूरा मंथन होगा। उसके बाद जो मीडिया पैनल है वो अपनी बात मीडिया पर रखेगी, जो जिन चीजों को वहां पर बताया जाएगा कि किन बातों से दूर रहना है। और खासकर क्योंकि चुनावी मोड़ में ऐसे में कोई मीडिया प्रभारी या फिर भाजपा के प्रवक्ता और कोई अनावश्यक जो बयानबाजी कर देते हैं तो बहुत कुछ मामला बदल जाता है। अभिषेक जी अनूप, बिल्कुल। तो कहीं न कहीं आज बीजेपी की आईटी सेल की बैठक है और ये बैठक बेहद ही अहम होने वाली है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी अब नजदीक आ चुका है। अनूप, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। नए कृषि कानून और कई अन्य मांगों को लेकर किसान कई महीने से आंदोलन कर रहे। केंद्र सरकार के साथ कई दौर की वार्ता असफल होने के बाद इस साल जनवरी के बाद से सरकार और किसान के बीच कोई वार्ता नहीं हुई है। किसान सरकार के खिलाफ आक्रामक है। वहीं अब बीजेपी के एक सांसद ने किसानों की मांगों को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक लेटर लिखा है। यूपी के पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने किसानों के मसले पर सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। वरुण ने सीएम को चिट्ठी लिखकर कई मांग उठाई। सीएम को लिखा कि पत्र ट्वीट करते हुए कि उम्मीद जताई है कि भूमि पुत्रों की बातें सुनी जाएगी। अपने पत्र में वरुण गांधी ने सीएम योगी से मांग की है कि गन्ने की कीमत में अच्छा इजाफा किया जाए। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से बनने वाले राजकीय यूनिवर्सिटी की स्थापना का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा, वैसे वैसे सियासी पारा भी बढ़ने लगा है। एक तरफ विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव में जाट वोटर्स को साधने के लिए राजा महेंद्र प्रताप के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, तो वहीं बीजेपी भी विपक्ष को करारा जवाब देते हुए सवाल कर रही है कि प्रदेश में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा ने अपनी सरकार में महापुरुषों का सम्मान क्यों नहीं किया। वहीं सांसद सतीश गौतम ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा ने हमेशा महापुरुषों का सम्मान किया है और उनके नाम पर राजनीति नहीं की है। जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हमेशा झूठ बोलने की राजनीति करते हैं। हमने जौनपुर में पूर्वांचल विश्वविद्यालय दिया था, जिसमें लगभग 254 करोड़ रुपए का बजट दिया था। यूनिवर्सिटी बनकर तैयार होगी। वर्तमान सरकार ने उस यूनिवर्सिटी को नहीं आगे बढ़ाया और आज उसकी स्थिति यह है, उसकी खिड़की और जंगले तक वहां से लोग उखाड़ के ले गए। मुलायम सिंह मेडिकल कॉलेज मेरठ में समाजवादी पार्टी की देन है। मंगला यूनिवर्सिटी, मंगला यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। समाजवादी पार्टी सभी के साथ सर्वधर्म समता की राजनीति करती है। 14 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी की स्थापना करने जा रहे हैं। साथ ही डिफेंस कॉरिडोर की भी स्थापना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर स्थापित होने वाली यूनिवर्सिटी पर अब सियासत होने लगी है। विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि किसान वोटों को, जाट वोटों को साधने के लिए अब राजा साहब का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। भाजपा को, योगी आदित्यनाथ की सरकार को 4.5 साल में कोई भी शैक्षिक काम और विकास के काम करने की फुर्सत नहीं मिली, लेकिन जब किसान नाराज है, जब जाट नाराज हैं, तो राजा साहब के नाम पर 2022 इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में राज करने का मौका भुना रही है। वहीं भाजपा का ये कहना है कि हम कभी भी महापुरुष के नाम पर सियासत नहीं करते हैं। हम महापुरुष के नाम पर शैक्षिक संस्थान बनाने जा रहे हैं ताकि लोगों का उत्थान हो, लोगों का शैक्षिक उत्थान हो। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर ये मान भी लिया जाए कि भाजपा सियासत कर रही है, तो हमें ये भी समझना होगा, विपक्षी पार्टियों को विशेष तौर से समझना होगा कि सियासत को एक दूसरा रुख,
एक अलग एंगल से भारत के प्रधानमंत्री ने करना शुरू की है। यानी अगर महापुरुषों के नाम पर विश्वविद्यालय बनाया जाए, शैक्षिक संस्थान बनाया जाए, अगर ये सियासत ही है तो एक नए सियासत की शुरुआत है। दूसरी विपक्षी पार्टियों को भी जहां जहां राज्य में है, सरकार में है, उनको भी इस तरह का काम करना चाहिए जिससे देश को तरक्की मिले और देश के युवाओं को उन्नति मिले। अलीगढ़ से जनता टीवी के लिए सैयद अतीक की रिपोर्ट। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंची। रास्ते में जगह जगह पलक पावड़े बिछाए गए। कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका जोरदार स्वागत किया। करीब साल भर से पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रियंका के आने का इंतजार था, जबकि विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई। ऐसे में वे 2 दिवसीय दौरे पर यहां पहुंची तो कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला और स्वाभाविक भी है। बात की जाए तो चुरबा, बछरावा, कुदनगंज, हरचंदपुर, गंगाजन और त्रिपुरा, रत्तापुर जैसे कई स्थानों पर ढोल नगाड़ों और फूलों से राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का जोरदार स्वागत किया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में नई जान फूंकने में जुटी प्रियंका गांधी यूपी में कांग्रेस पार्टी का चेहरा हो गई। ये बात पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने कही। सलमान खुर्शीद ने कहा कि प्रियंका गांधी ही यूपी में कांग्रेस का चेहरा है। इनके चेहरे पर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 19 सितंबर से मुख्यमंत्री आरोग्य मेला भी शुरू करने के निर्देश दिए। दावा किया गया है कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने में मुख्यमंत्री आरोग्य मेले की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके साथ ही फिरोजाबाद, आगरा, कानपुर नगर और मथुरा आदि डेंगू और वायरल बीमारियों से प्रभावित जिलों की स्थिति पर लगातार नजर रखने के आदेश भी सीएम ने दिया है। ट्रांसपोर्ट नगर की व्यस्तम सड़क जिस पर वाहनों का रेला होता है, वीवीआईपी का मूवमेंट होता है, उसी सड़क पर मेट्रो स्टेशन के पास जिस गड्ढे को जिम्मेदार अनदेखा करते रहे, उसमें एक जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया गया। आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन के पास भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक ट्रक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक पर बैठी महिला की मौके पर ही मौत हो गई। अभिषेक यादव हमारे संवाददाता मौके पर मौजूद हैं। अभिषेक, बड़ा हादसा हुआ है, क्या वजह सामने आ रही है? सड़कें जो है प्रदेश के विकास को रफ्तार देती है, तरक्की में खुशहाल ही रहती है, लेकिन अगर यही सड़कें गड्ढों वाली हो तो जिंदगी पर ब्रेक लगा देती है। कल जो भी हादसा हुआ, तरुण नगर के पिपरखंड का निवासी सनी और उनकी पत्नी के साथ जो भी हादसा हुआ, दर्दनाक हादसा हुआ, हम इस वक्त उसी सड़क पर मौजूद हैं जो लखनऊ को कानपुर से जोड़ती है और ट्रांसपोर्ट की जो सड़क है जहाँ पर हम मौजूद हैं। और तस्वीर में देख पा रहे हैं किस तरीके से जो बड़े बड़े गड्ढे वाली सड़क है, ये जो गड्ढा आप तस्वीर में देख पा रहे हैं जहाँ से वाहन निकल रहे हैं, इसी गड्ढे में कल शिवांगी की गिर कर मौत हुई। आपको बता दें इसी गड्ढे की वजह से शिवांगी की जो बाइक है वो अनियंत्रित होकर इसमें कूदी और कूदने के बाद पीछे से आ रहे ट्रक ने जोरदार ठोकर मारी और उसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बता दें आपको कि जो शिवांगी अपने पति के साथ अपने मायके जा रही थी, लेकिन इन सड़कों वाली गड्ढे वाली सड़कों के कारण अपने मायके पहुंचने से पहले उसकी बिल्कुल अभिषेक, तस्वीर जिस तरीके की दिखाई दे रही तस्वीर में वाकई अधिकारियों की लापरवाही है। अगर परियोजना इतनी रकम की चल रही है तो आखिर क्या सड़क को दुरुस्त नहीं किया जाना था? ये बहुत बड़ा सवाल है। अभिषेक, अधिकारियों का क्या कहना है इस हादसे के विषय के बारे में? बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट नगर की यह व्यस्ततम वाली सड़क है जहां पर वाहनों का रेला होता है, लगातार वीआईपीओ का मूवमेंट होता है, बावजूद जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के हो या फिर प्रशासनिक अधिकारी हो, फिर एनएचआई के हो, उनको ये गड्ढे नहीं दिखते हैं। जबकि यूपी की योगी सरकार पिछले 4.5 साल से लगातार सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का दावा कर रही है, लेकिन जिस तरीके से ये गड्ढे दिख रहे हैं लगातार वीआईपी इलाके के गड्ढे हैं और इन गड्ढों में जिस तरीके से कल शिवांगी की जान गई, उससे प्रतीत होता है कि जो जिम्मेदार अधिकारी है वो लगातार बिल्कुल अभिषेक, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। अभिषेक, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। अमूमन देखा जाता है कि जब किसी नेता या मंत्री का दौरा होता है उस समय पैंचे जो होती है गड्ढों को बंद कर दिया जाता है, लेकिन ये तस्वीर बेहद ही भयावह है और इसमें बड़ा हादसा हुआ है। अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में बेकाबू हुए डेंगू पर नकेल कसने के प्रयास तेज हो गए हैं। अब तक यूपी में मच्छरों के काटने से डेंगू के
73 मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों से बीमारी को मौत देने की जमीन पर उतरकर काम करने के निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य कर्मी को घर घर जाकर बुखार और संक्रमण के अन्य लक्षणों के मरीजों की पहचान कर उनके इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने पहले से ही डेंगू पीड़ित मरीजों का सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज करने के आदेश जारी किए थे। सीएम ने शहरी और ग्रामीण निकायों को क्षेत्र में साफ सफाई करने के निर्देश दिए हैं। डेंगू पर नियंत्रण के लिए दिए गए निर्देशों का ठीक से अनुपालन कराने के लिए नोडल अफसरों को जिलों में भेजा गया है। तो डेंगू के अलावा मलेरिया, चिकनगुनिया मामलों पर भी नियंत्रण लाने की तैयारी सरकार के द्वारा की जा रही है। उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 13 सितंबर को यानी कि आज सैन्य धाम के संबंध में समीक्षा बैठक करेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री की बैठक की तैयारी के सिलसिले में सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, चर्चा भी की। उन्होंने सीएम के सामने शहीद सम्मान यात्रा की विस्तृत रूपरेखा रखने के निर्देश भी दिए। शनिवार को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सैन्य धाम के निर्माण की तैयारियों के संबंध में बैठक की थी। उन्होंने हर जिले के सैनिक कल्याण अधिकारियों शहीद सम्मान यात्रा के संबंध में बात कर उनकी तैयारियों और आवश्यकता के संबंध में जानकारी इकट्ठा की। उन्होंने कहा कि योजना के लंबित कार्यों को समय पर पूरा कर लिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि इस यात्रा को भव्य और उत्सव की तरह मनाया जाएगा। इस यात्रा में शहीदों के घरों की मिट्टी को सैन्य धाम लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 13 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सैन्य धाम और यात्रा के संबंध में समीक्षा बैठक करेंगे। धनंजय डोंडियाल हमारे संवाददाता देहरादून से लाइव जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। धनंजय, आज सैन्य धाम की समीक्षा बैठक होगी, सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? कितने बजे बैठक चालू होगी और इस बैठक को कितना खास बनाया जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री लगातार जो कार्य कर रहे हैं और खासकर सैन्य धाम की बात करें, लगातार सरकार का ये फोकस रहा है कि किस तरीके जो शहीद हुए हैं उनको किस तरीके से जो सैन्य धाम की बात करें, क्योंकि ये 5वां धाम होगा उत्तराखंड, क्योंकि 4 धाम पहले उत्तराखंड में है और 5वां धाम होगा सैन्य धाम। इसको लेकर आज एक उच्च स्तरीय बैठक होनी है और बैठक इससे पहले टीम भी गठित की थी मुख्यमंत्री ने, तो आज इसको लेकर 11:30 बजे एक बैठक होनी है। उसमें देखा जाए किस तरीके से जो सैनिक हैं जो शहीद हुए हैं तो उनके घरों जो उनके घर हैं उनके घरों जो मिट्टी है उसको लाकर जो है देहरादून राजपुर रोड पर पुरकल गांव है वहां पर सैन्य धाम बनना है। तो इसको लेकर तमाम क्योंकि इससे पहले जो मुख्यमंत्री ने आदेश दिए थे कि किस तरीके जो टीम गठित की गई, टीम ने अभी तक क्या किया है, किस तरीके से टीम ने वहां पर जमीन का मुआयना किया है, कहाँ जमीन उसके लिए होगी, तो पुरकल गाँव में जमीन देखी गई है, पुरकल गाँव में ही जो है सैन्य धाम बनना है। तो इसको लेकर आज मुख्यमंत्री उस स्तरीय बैठक करेंगे। बैठक में देखेंगे किस तरीके जो तमाम जो सैनिक हैं जो शहीद हुए हैं उनका किस तरह से सम्मान करना है। क्योंकि देखिए कह सकते हैं क्योंकि लगातार जिस तरीके जो सैनिक हैं जो देश की रक्षा करते हैं, जो देश में अपनी जान दे देते हैं, उनको लेकर मुख्यमंत्री का बड़ा बयान सामने आया था कि जो सैनिक धाम बनेगा वो जो है सैनिकों के नाम पे बनेगा। और ऐसा में एक यात्रा भी जो है बीजेपी निकालने वाली है जिसमें एक ये किया जाएगा कि जो तमाम जो सैनिक हैं जो शहीद सैनिक हैं उनके घरों से मिट्टी लाई जाएगी, सैनिक धाम का शिलान्यास किया जाएगा। लेकिन ये कह सकते हैं कि बिल्कुल धनंजय ये भी जानकारी आ रही है कि एक और बैठक सीएम धामी आज करेंगे। ऊर्जा मंत्रालय की बैठक होगी बिजली आपूर्ति को लेकर और लगातार कंपनियां घाटे में चल रही है, इसको लेकर भी आज एक अहम बैठक होनी है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह जो बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर पिछले लंबे समय से जो है अपनी मांगे सरकार से कह रहे हैं कि हमारी मांगों को जो है पूरा कीजिए, नहीं तो हम इस तरह अभी हाल में ही अभी 2 दिन पहले जो बिजली विभाग के कर्मचारी थे कल भी उन्होंने धरना दिया था और आज भी परसों में उन्होंने धरना दिया था। तो इसको लेकर भी सीएम कहीं ना कहीं उच्च अधिकारी जो बात करेंगे कि आखिर कहाँ इनकी जो दिक्कतें हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार जिस तरीके से तमाम जो कर्मचारी हैं उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनकी बातों को रखेंगे। तो ऐसे में कल कैबिनेट में होनी है तो 15 तारीख को कैबिनेट में होने तो कह सकते हैं कैबिनेट में भी उनका मामला भी आ सकता है कि उनकी जो मांगे हैं जो उनका बिल्कुल धनंजय, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज पुष्कर सिंह धामी 2 अहम बैठक करेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। बीजेपी उत्तराखंड में कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों को अपने साथ लाने के अभियान में जुटी हुई है। अगले साल की शुरुआत में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है और बीजेपी उन क्षेत्रों में मजबूत उम्मीदवारों की तलाश में जुटी हुई है जहां पार्टी कमजोर है, जिसके लिए बीजेपी कांग्रेस के कई नेताओं के संपर्क में है। वहीं जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस के 2 विधायक दिल्ली में हैं, जिसके वजह से राजनीतिक हलचल और तेज हो गई।
बता दें कि बीजेपी ने रविवार को उत्तराखंड कांग्रेस विधायक राजकुमार को पार्टी में शामिल किया है और कुछ दिन पहले बीजेपी ने निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह को पार्टी में शामिल किया था। राजकुमार की घर वापसी है तो उत्तराखंड में अब तक हर चुनाव में सत्ता बदलती रही है। अभी राज्य में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी से भी निपटना होगा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भारतीय जनता पार्टी के लिए है। उत्तराखंड में कोविड टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए 17 सितंबर को महा टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 1000 केंद्रों पर 2 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत 14 सितंबर को सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियान की समीक्षा करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि 17 सितंबर को प्रदेश भर में 1000 स्थानों पर टीकाकरण केंद्र बनाकर 2 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली या दूसरी डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए, जिसमें 17 सितंबर तक प्रदेश में कोविड वैक्सीन लगाने वालों की संख्या 1 करोड़ हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में कोविड वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में किसी भी हाल में दिसंबर तक 100% वैक्सीनेशन का काम किया जाए। ग्रेट एडवेंचर गंगोत्री के तत्वाधान में पर्वतारोही दल ने गंगोत्री हिमालय क्षेत्र के सबसे ऊंचे सतोपंथ हिम शिखर को जो 7075 मीटर पर तिरंगा लहराकर जोश और जज्बे का परिचय दिया है। सतोपंथ शिखर का आरोहण करने वाला यह सीजन का पहला दल है। सतोपंथ शिखर का सफल आरोहण एवरेस्ट अभियान माना जाता है। बता दें कि 12 सदस्यीय दल 25 अगस्त को गंगोत्री से रवाना हुआ। प्रसिद्ध पर्वतारोही शिवराज सिंह पवार ने नेतृत्व में दल चीढ़वासा, भोजवासा, गोमुख, नंदनवन होते हुए सतोपंथ के बेस कैंप बासुकी ताल पहुंचा। इसके बाद दल ने आरोहण अभियान शुरू किया और सफलता भी पाई। तो उत्तरकाशी की हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि लगातार पर्वतारोही देश का नाम रोशन कर रहे हैं और आपको बता दें 7000 मीटर से ऊपर उन्होंने देश का तिरंगा लहराया, जिसकी वजह से आज इन पर्वतारोहियों पर देश गर्व कर रहा है। तो यहां तक पहुंच पाना हर किसी की बस की बात नहीं है और सबसे बड़ी बात कि इस चोटी में बर्फबारी होती है, तेज और जो हवाएं चलती है वो कटीली हवाएं चलती है, जिसका सामना भी पर्वतारोही करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनके जज्बे को सलाम करना चाहिए। इतनी ऊंचाई और इस तरीके का मौसम होने के बाद भी ये देश का नाम रोशन करने में कभी पीछे नहीं हटते। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहें जनता टीवी। नमस्कार।